हेलो बच्चों, इससे पहले मैं आपका लेक्चर शुरू करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिखेगा जो प्री एग्जाम मैराथन के लिए है। इस टेलीग्राम के लिंक के जब आप ज्वाइन करोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जो कि है मेरे ड्राइव का लिंक। अब एग्जाम के टाइम में ये ड्राइव का लिंक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री एग्जाम मैराथन है, ये मेरे ग्रुप का नाम है। ये ड्राइव का लिंक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस ड्राइव को मैं सारी की सारी चीजें आज मैं आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में दिखा दूंगा कि इस ड्राइव में क्या क्या चीजें हैं। आप इसको यहां से कॉपी करेंगे, ठीक है, और अपने ब्राउजर में जाके पेस्ट करेंगे। फोन में भी आप सेम चीज करेंगे। जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये आपके सामने खुलेगा फाउंडेशन दिसंबर 23। तो इसको आप ऐसे करके खोलोगे तो यहां पर आपको सारी चीजें दिखेंगी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट मैंने बना दी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट, फाइनल संजीवनी, ऑल इन वन कैलेंडर नोट्स, महा केस स्टडी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरा ट्रैकर, जिसमें अगर आप देखो मैंने सब कुछ डाल के रखा है। ये स्पेशली एक शीट बनाई है मैंने, अगर आप नीचे देखो अलग अलग शीट्स हैं अलग अलग टॉपिक वाइज। ये एक शीट बनाई है स्पेसिफिकली प्री एग्जाम के लिए, जिसमें मैं आपको लास्ट 10 डेज में मैंने क्या क्या किया है वो सारी चीजें, 7 मिनट सीरीज के सारे लिंक, ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ ऑल एक्ट्स की लिस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग्स। आपको कुछ नहीं करना, बस इस टॉपिक पर क्लिक करना है। जो टॉप 100 केस स्टडी के लिए थे उसके सब सेशंस, 20 डे रिवीजन के जो फुल एकदम बुक की लाइन बाय लाइन पकड़ के रिवीजन कराए थे उसके सारे, मतलब सब की सब चीजें आपको इसी ट्रैकर में मिल जाएंगी। आपको बच्चा बोलता है नहीं मेरे को सिर्फ एक ऐप को इन डेप्थ करना है, लेट्स से उसको करना है कंपनीज एक्ट, तो आप कंपनीज एक्ट के टैब पर क्लिक करो। प्लस की क्लासेस, यूट्यूब की क्लासेस, आंसर राइटिंग, एमटीपी, आरटीपी, रिवीजन क्लासेस, सारी के सारा चीज। नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ एलएलपी करना है। एलएलपी के प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, आंसर राइटिंग, एमटीपी, आरटीपी, सारी चीजें। नहीं नहीं, मेरे को इन जनरल आंसर राइटिंग देखना है, यूट्यूब और पीवाईक्यू, यूट्यूब, स्पेशल क्लासेस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलएलपी, इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब अगर ये पसंद आ गया तो जल्दी से बाबा एक लाइक ठोको और फिर अपने शुरू करते हैं और आगे का काम करते हैं। हेलो बच्चों, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने अकाउंट्स के एग्जाम के लिए। हमारा एक डिफरेंस बिटवीन का क्लास बाकी रह गया था, तो वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने जूनियर्स तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि इंडिया की बेस्ट टीम, इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर, मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म पर अब अवेलेबल है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक 25% ऑफ पर, सिर्फ और सिर्फ कोड CSG यूज करने पर। So they are available at 25% off on code CSG, the India's best team for CA Foundation, all on one platform जो कि है an academy। ठीक है, चलिए सर, तो आज का पहला डिफरेंस बिटवीन क्या चीज के बारे में है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सर सबसे पहले बात करते हैं कंटिंजेंट और वेजरिंग में डिफरेंस क्या होता है मीनिंग के बेसिस पर। तो सर मीनिंग के बेसिस पर कंटिंजेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो कुछ करने या कुछ ना करने पर है, जो डिपेंड करता है एक कोलैटरल इवेंट पर। इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ कोलैटरल इवेंट, ठीक है। वेजरिंग एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पर सिर्फ आप पैसे देने या पैसे लेने के लिए साथ में आए हैं। द मियर पर्पस ऑफ कमिंग टुगेदर इज कि भैया एक अनसर्टेन इवेंट है। अब वहां पर क्या है, वो इवेंट ही मेन है, इवेंट होते ही पैसा देना या लेना होगा। लेकिन कंटिंजेंट में क्या है, वो इवेंट कोलैटरल है, इवेंट होने के बाद और भी कुछ करना है। जैसे सीए पास होना है या सीए पास नहीं होना, अगर सीए पास हो गए तो एमबीए नहीं करेंगे, सीए पास हुए नहीं हुए तो एमबीए करना पड़ेगा। तो सीए ना होना सिर्फ एक इवेंट है, ठीक है। लेकिन अब इसी को वेजरिंग कैसे बनाएंगे, दो दोस्तों ने मिलकर बोली लगाई कि तेरा सीए पास हुआ तो मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, नहीं हुआ तो तू देगा, तब ये वेजरिंग हो गया। तो कंटिंजेंट में क्या होगा, कोलैटरल के साथ भी कुछ एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट चिपका हुआ होगा, अटैच होगा। वेजरिंग में क्या होगा, इंडिपेंडेंटली सिर्फ कुछ जीतने या कुछ हारने के लिए, और हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, कुछ जीतने या हारने के लिए जिसमें आपको मनी या मनी इज वर्थ, पैसे या पैसे लायक, इन पेमेंट इन कैश और पेमेंट इन काइंड, दोनों में से कुछ एक किया जा रहा होगा, दैट इज इट। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, रेसिप्रोकल का मतलब बदले में कुछ। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, में रेसिप्रोकल नहीं भी हो सकता है, मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल। हाँ सिंपल सी बात है,
क्योंकि अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, ठीक है, ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है, और अगर वो इवेंट हैपन हो गया तो वो वॉइड हो गया, तो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल खत्म हो जाएगा। तो इट मे नॉट कंटेन अ रेसिप्रोकल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वेजरिंग में हमेशा रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि हम लोग दोनों ने बेटिंग की है। अब अगर मैं जीता तो तुम मेरे को पैसा दोगे, और अगर मैं हारा तो मैं तुमको पैसा दूंगा, ठीक है। मैं तो हमेशा बोलता हूं बेटिंग अगर करो तो ऐसी करो कि भैया अगर मैं तुमसे जीता, ठीक है, तो तुम मेरे को 100 रुपए दोगे, ठीक है, और अगर तुम जीते तो मैं तुमसे 100 रुपए लूंगा, एकदम सिंपल, ऐसा खेलो, ठीक है। फिर आया सर अनसर्टेन इवेंट। देखो सर, अनसर्टेन इवेंट दोनों में रहता है, लेकिन वेजरिंग में जो अनसर्टेन इवेंट है वही मेन चीज है, वो कोर है, कोर मतलब मेन। लेकिन वेजरिंग में जो अनसर्टेन इवेंट, सॉरी कंटिंजेंट में जो अनसर्टिंग होता है वो कोलैटरल होता है। कोलैटरल मतलब एडिशनल। ये इवेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इवेंट तो सिर्फ ये बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कब करना है या कब नहीं करना, ठीक है। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंटिंजेंट में और मे नॉट बी वेजरिंग इन नेचर। हाँ, क्योंकि कंटिंजेंट में अनसर्टेन इवेंट तो है, तो आपको देखने से लगेगा भाई ये तो वेजरिंग जैसा ही है, बट नहीं है वेजरिंग जैसा। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिंजेंट इवेंट जो है वो सिर्फ कोलैटरल है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन वेजरिंग तो पूरा का पूरा ही कंटिंजेंट ही है, ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ इवेंट पर ही है, इवेंट के बाद कुछ थोड़ी ना एडिशनल है उसमें। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। सर, जो कंटिंजेंट में जो पार्टी एंगेज की हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। एमबीए करेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन है अगर सीए नहीं हुआ तो, या इंश्योरेंस लिया, प्रीमियम पेमेंट किया, प्रॉमिस ये है कि अगर कल को कुछ गलत हुआ तो आप हमको कंपेंसेट करेंगे, ठीक है, तो वो कंटिंजेंट है, ठीक है। वहां पार्टीज को सब्जेक्ट, अगर मैंने फायर इंश्योरेंस अपने घर का कराया तो मैं मानता हूं कि घर में अगर कुछ हुआ तो मेरे को कंपेंसेशन मिलेगा, लेकिन मेरे को अपने घर में इंटरेस्ट तो है ना सब्जेक्ट मैटर में। लेकिन अगर मैंने ये बोली लगाई कि कोहली 100 मारेगा तो मैं 100 रुपए दूंगा, या कोहली अगर 100 नहीं मार पाया तो सामने वाले से 100 रुपए लूंगा, उसमें मेरे को कोहली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूटैलिटी ऑफ लॉस और गेन। मतलब क्या है सर? म्यूटैलिटी ऑफ लॉस और गेन का मतलब क्या है कि एक आदमी जीतेगा तो एक आदमी हारेगा, ठीक है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, वो गेनिंग या लूजिंग पर नहीं होता, वो परफॉर्मेंस पर होता है। लेकिन वेजरिंग क्योंकि एक गेम है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ जीतना या हारना ही मैटर करता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब इफेक्ट क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, जैसे इंश्योरेंस का। अब देखो सर, लाइफ इंश्योरेंस कंटिंजेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस है, वो सब कंटिंजेंट है, क्योंकि मौत तो डेफिनेट है, लेकिन आग लगना कोई डेफिनेट तो नहीं है, सामान डूब जाएगा सी में, ये कोई डेफिनेट तो नहीं है। वेजिंग एग्रीमेंट वॉइड है। मतलब क्या है? सरकार बोल रही लॉटरी करना है करो, मेरे पास रोते रोते मत आना, एकदम सिंपल बात। करना है करो बट हमारे पास मत आना। मीनिंग, देखो सर, होता क्या है, जब बोलते हैं ना कि हीरे की असली परख जौहरी करता है, और आदमी की जो मेहनत होती है ना, जो आदमी अंधेरे में मेहनत करता है, ठीक है, वही एक अच्छा उजाला देख पाता है। अंधेरे में की हुई मेहनत ही एक अच्छे उजाले की तरफ इंसान को लेके जाती है, मैं हमेशा मानता हूं। अंधेरे में की हुई मेहनत ही आदमी को एक अच्छे उजाले की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज मैं बोलता हूं, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं या रात को लेट तक पढ़ते हैं, आज जितनी मेहनत आप कर रहे हो, इसे एकदम सिंपल सी बात बोलूंगा, आज सीए फाउंडेशन वाले बच्चे, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एक ना एक दिन, सूनर या लेटर, आपको इसका फल मिलेगा। सच्चा मनुष्य वही है जो मेहनत के पीछे नहीं हटता, और जो मेहनत करता है ना, उसके आगे उसकी तकदीर भी झुक जाती है। बोलते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। एक छोटी सी चीज बोलना भूल गए हैं उस प्रोवर्ब में, फॉर्च्यून डजंट फेवर द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर द पर्सन हु वर्क्स। सो यू गॉट टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। तो सर हम क्या बोले कि आप, जो आदमी अंधेरे में मेहनत करता है, ठीक है, उसका इफेक्ट वो उजाले में देखता है। तो मैंने बोला, रन
रन इन डिम लाइट इफेक्ट्स। ठीक है, रन इन डिम लाइट अफेक्ट्स, रन इन डिम लाइट अफेक्ट्स, जिससे आर से हो गया सर आपका रेसिप्रोकल, ठीक है, यू से हो गया अनसर्टेन, एन से हो गया नेचर। रन रेसिप्रोकल अनसर्टेन नेचर, रन इन डिम लाइट, रेसिप्रोकल अनसर्टेन नेचर। आपको यहां पर क्या करना चाहिए, वीडियो पॉज कर देना चाहिए, दूसरे पेपर में लिखना चाहिए रन इन डिम लाइट इफेक्ट्स, और 3 बार बोलना चाहिए, फिर वीडियो आगे लेके जाना चाहिए। आर फॉर रेसिप्रोकल, यू फॉर अनसर्टेन, एन फॉर नेचर। रन इन इन डिम लाइट, डिम, डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ मोर्टेलिटी, आई फॉर इंटरेस्ट, एम फॉर मीनिंग, एम फॉर मीनिंग। तो रन हुआ, डिम हुआ, डी फॉर डॉक्ट्रिन, आई फॉर इंटरेस्ट, एम फॉर मीनिंग। रन हुआ रेसिप्रोकल अनसर्टेन नेचर इफेक्ट्स, और लास्ट में तो इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई गया, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई गया। ये छोड़ दो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे ही है, बस रीड कर लेना। ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो, उसमें वैलिड एसेंशियल्स नहीं होते, वो फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, फिर भी वैलिड होता है। क्यों? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसमें ना एसेंशियल फीचर्स होते हैं, ठीक है, इसमें एसेंशियल फीचर्स होते हैं। इसमें एसेंशियल फीचर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जितने वैलिड एसेंशियल्स आपने पढ़े हैं सेक्शन नंबर 10 में, सारे के सारे होते हैं। अब बात आई ऑब्लिगेशन की। जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, ठीक है, ये लॉ की वजह से आता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इट इज क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ये दोनों पार्टीज के कंसेंट से होता है, दोनों पार्टी की मर्जी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अब आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस बिटवीन थे वो खत्म हो गए, अब सेल और अग्रीमेंट टू सेल में आते हैं। जनरली ये एरिया से डिफरेंस बिटवीन अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम में, बट स्टे प्रिपेयर्ड, क्या पता आ जाए। तो सर सबसे पहला तो इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इससे सबसे पहले आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पिछली बार आया था क्या? पिछली बार आया था क्या? या उसके पिछली बार आया था क्या? नहीं। तो इस बार क्या अलग है? ठीक है, आओ सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आता है सर सेल और अग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंस में क्या आता है, ठीक है। चलो सर, सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली, सेल के केस में, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में एट अ लेटर डेट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होता है, हमने आपको आज पैसा दिया, आपने हमको आज सामान दिया, खेला खत्म, अब अपने घर में कुछ, हम अपने घर में कुछ। अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, एग्जीक्यूटरी है, कुछ करना बाकी है, पैसा देना बाकी है या सामान देना बाकी है, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेमेडीज फॉर ब्रीच। अब देखो सर, अगर यहां पर, ठीक है, हमने ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी, तो सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है अगर पैसा नहीं मिला तो। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में जब ओनरशिप गई नहीं है तो सिर्फ डैमेजेस नहीं मिलेंगे, हमने एडवांस पेमेंट किया था, ठीक है, उन्होंने सही टाइम पर सामान नहीं डिलीवर किया, वो एडवांस वापस दे देंगे। या मैंने एडवांस पेमेंट किया था, मैं सही टाइम पे सामान लेने नहीं गया, वो एडवांस रख लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आती है लाइबिलिटी। सर अगर सामान खरीदने के बाद कोई भी नुकसान होता है तो वो बायर का, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में, जैसे रिंग सेरेमनी में, अगर लड़की को कुछ भी होता है तो वो उसके पिताजी का खर्च है, लड़के का तो नहीं। फिर आती है लाइबिलिटी, बर्डन ऑफ रिस्क। ये तो सिंपल पॉइंट है, ये पॉइंट इसी से रिलेट करता है कि बायर के केस में रिस्क किसका रहता है। बायर के केस में रिस्क सेलर का ही, मतलब सेलर का ही होता है, मतलब बायर का ही होता है रिस्क इन केस ऑफ सेल, ठीक है।
ठीक है, बायर का ही होता है इन दिस केस, ठीक है। लेकिन यहां पर सर अग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसका होता है, सेलर का। अब जब नेचर ऑफ राइट का बात आई तो सेल के केस में होता है जस्ट इन रेम, बायर के केस में होता है जस्ट इन पर्सोनेम। जस्ट इन रेम का मतलब जस्ट इन रेम का मतलब सेल के केस में ओनरशिप मेरे पास है, तो क्योंकि ओनर मैं हूं, ठीक है, ओनर मैं हूं, तो क्योंकि ओनर पूरा का पूरा ओनरशिप मेरे पास है तो सारा का सारा हक भी मेरा ही होगा, ठीक है। मेरी ओनरशिप के अगेंस्ट अगर किसी ने भी कुछ केस करने की कोशिश की या बोला कि वो सामान उसका या मेरे सामान को डैमेज पहुंचाने की कोशिश की, आई कैन सू देम। लेकिन जस्ट इन पर्सोनम में क्योंकि आप एक आदमी के साथ अग्रीमेंट में हो तो आपके राइट सिर्फ उस एक आदमी के साथ ही है, ठीक है। फिर आया सर राइट ऑफ रीसेल। रीसेल में क्या सेलर अपना सामान किसी और को बेचेगा? नहीं, क्योंकि वो तो उसने बायर को दे दिया। क्या बायर कर सकता है? हाँ। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में सेलर कर सकता है, हाँ, क्योंकि सेलर ही ओनर है तो सेलर कर सकता है। अब आप सोच रहे होगे ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लिखा है? सर बगल वाले में आता नहीं ना, अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता तो यहां तो लिख देता कि बायर कैन रीसेल, वहां क्या लिखता बायर कैन नॉट, पर वहां तो बायर कैन नॉट होगा ही ऑब्वियसली क्योंकि ओनर भी नहीं है, तो इसीलिए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अभी इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट ध्यान से समझना। इंसॉल्वेंट मतलब वो आदमी होता है जिसने अभी तक, ठीक है, अभी तक अब जिसके एसेट उसकी लाइबिलिटी से कम है, लाइबिलिटी ज्यादा हो गई है। तो सोचो सर सेल हुआ और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भैया क्या ऑफिशियल असाइनी आके सामान को हाथ लगा सकता है गुड्स को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो बायर के हो गए। लेकिन अगर ये अग्रीमेंट टू सेल होता तो क्या ऑफिशियल असाइनी गुड्स ले जाता? हाँ। लेकिन सर अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो तब तो फिर ऑफिशियल असाइनी गुड्स ले जाएगा सेल के केस में, क्योंकि बायर ओनर है। लेकिन अगर अग्रीमेंट टू सेल हो तो सर हाथ भी नहीं लगा सकता गुड्स को, क्योंकि बायर के ही गुड्स है ही नहीं, वो तो सेलर के। अरे सर सिंपल है, जो ऑफिशियल असाइनी जिसके लिए आया है, ऑफिशियल असाइनी जिसके लिए आया है, क्या वो आदमी इंसॉल्वेंट है? क्या वो गुड्स का ओनर है? अगर है तो ऑफिशियल असाइनी ले जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं ले जाएगा, खत्म कहानी। सिंपल सीधी बात है, नो बकवास है, क्लियर है। देख लो भाई, आवाज आ रही है ना परफेक्टली? हाँ, उन्हें पता चला पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, आवाज ही नहीं है। ये सब हो चुका है मेरे साथ भाई इतिहास में। कभी कभार 1-1.5 घंटा का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, देखा वॉइस ही बंद है। दिल टूट गया था मेरा भाई, दिल टूट गया भाई, हर्ट हो गया मैं, ठीक है। आप लोग जब प्लेन या ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो पीएनआर आता है ना, पीएनआर, पीएनआर नंबर, है ना? तो वो पीएनआर नंबर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी टिकट बुकिंग समझ में आती है, ठीक है। तो चाहे वो फिर आदमी रेसिडेंट हो इंडिया का या नॉन रेसिडेंट हो, सबको मिलना चाहिए। तो मैं बोलता हूं पीएनआर पे है एनआरआई के राइट्स, एनआरआई को भी मिलना चाहिए भाई। पीएनआर पर है एनआरआई के राइट्स, ठीक है। सबसे पहले पी, एनआर, पी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एन फॉर नेचर, आर फॉर रेमेडी। तो पीएनआर से हो गया पी फॉर प्रॉपर्टी, एन फॉर नेचर, आर फॉर रेमेडी। पी एन आर, पी फॉर प्रॉपर्टी, एन फॉर नेचर, आर फॉर रेमेडी। पी एन आर, पी फॉर प्रॉपर्टी, एन फॉर नेचर, आर फॉर रेमेडी, पीएनआर। पीएनआर पे है एनआरआई के राइट्स। एनआरआई क्या हो गया सर? एनआरआई क्या हो गया? एन आर आई, एन फॉर नेचर ऑफ राइट, एन फॉर नेचर ऑफ राइट, आर फॉर रीसेल, आई फॉर इंसॉल्वेंसी, ठीक है।
N for nature, N for nature of right, R for resale, I for insolvency. दूसरे R से रिस्क, ठीक है। पीएनआर पे है एनआरआई के राइट्स, सो पी इज फॉर प्रॉपर्टी, एन इज फॉर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आर इज फॉर रेमेडी। एनआरआई से एन फॉर नेचर ऑफ राइट, आर फॉर रीसेल, आई फॉर इंसॉल्वेंसी, और आर से है रिस्क, और जहां है रिस्क वहीं तो है इश्क, लेकिन यहां पर इश्क नहीं है, यहां पर लाइबिलिटी है बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम इश्क करते हो तो लाइबिलिटी तो आती ही है। आज तुमने बोला आई लव यू, ठीक है, कल वो बोलेगी बेबी नया वाला आईफोन आ गया है दिला दो। तो भैया ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना कि सर जब रिस्क आएगा, ठीक है, तो रिस्क के साथ लाइबिलिटी हमेशा आएगी। तो पीएनआर पे है एनआरआई के राइट्स, जिसमें पी है सर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एन फॉर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आर फॉर रेमेडी, एनआरआई का एन फॉर नेचर ऑफ राइट, आर फॉर रीसेल, आर फॉर रीसेल और आई फॉर इंसॉल्वेंसी। पीएनआर पे है एनआरआई के राइट, राइट का आर इज रिस्क, और रिस्क से आती है लाइबिलिटी, ठीक है। तो पीएनआर पे है एनआरआई के राइट्स, और इसके पहला वाला क्या था, रन इन डिम लाइट इफेक्ट्स, ठीक है। चलो सर, ओके। इसके बाद सर ये जो कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब इंपॉर्टेंट जैसे इसमें ऐसा कुछ याद कराने का नहीं है, क्योंकि तीन ही पॉइंट है। मीनिंग कंडीशन क्या होता है, मेजर स्टिपुलेशन होता है। अगर कंडीशन टूटा तो कॉन्ट्रैक्ट टूटने का राइट हो जाता है, मतलब आपके पास हक ये हो जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डैमेजेस क्लेम करो और प्राइस भी पाओ। लेकिन वारंटी में क्या है, ये कोलैटरल स्टिपुलेशन है, मतलब एडिशनल। तो एक मीनिंग हो गया, एक राइट हो गया। यहां पर अग्रीव पार्टी को सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, सिर्फ डैमेज मिलेंगे, यहां पर वो प्राइस क्लेम नहीं कर सकता। फिर एक पॉइंट आता है कन्वर्जन का, ठीक है, कि सर आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी तो बना सकते हो अंडर सेक्शन 13, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, वो नहीं हो पाएगा, मतलब सीधे तरह से हो जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका हमने एक एक्रोनिम भी बना के दिया, आपको याद है, वाइस मैन वंस सेड। तो ये वॉइस वाला एक्रोनिम तो कभी भूलना ही मत, वाइस वाला। ये आईसीआई का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, और तो वैसे भी लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, क्या पता यही क्वेश्चन डाल दे फिर से, क्योंकि पेपर्स तो इजी होंगे, ऐसा कुछ तुमको दुनिया के बाहर का तो पेपर में नहीं देना है उनको, ठीक है। और वैसे भी दुनिया के बाहर का आ ही कैसे सकता है जब पेपर पूरा किताब सही है। तो बात तो यही है, जब आपको पता है कि एम्बिट इज फ्रॉम द बुक ओनली, देयर इज नथिंग टू फियर, ठीक है। बस एग्जाम डे मैराथन, और भैया कुछ नहीं, एग्जाम डे मैराथन टाइम से करना है, ठीक है। एग्जाम डे मैराथन एकदम मिस नहीं करना है, उसको एकदम टाइम से करना है, और उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी लाइव है, तो उसको भैया देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पर चलते हैं, हायर परचेस और सेल के बीच में। देखो सर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है काफी बार एग्जाम में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस एंड सेल, ठीक है। सबसे ज्यादा बार ये एमटीपी आरटीपी में रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ बार, कुछ मतलब समटाइम्स ये ऑल्सो आ चुका है आपके पेपर में भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें अवेयर रहना है हमें, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा अवेयर रहना। जैसे सर सेल के केस में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है तुरंत के तुरंत, ठीक है। लेकिन हायर परचेस में क्या होता है, प्रॉपर्टी बाद में पास होती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एट अ लेटर डेट, ठीक है। और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो, और वहां पर भी एक चॉइस है सर, जा भी सकती है नहीं भी। पोजीशन ऑफ अ पार्टी के बारे में बात करते हैं, तो सेल के केस में बायर का पोजीशन ओनर का है, ठीक है, वो ओनर है भाई, उसने सामान खरीदा है। लेकिन हायर परचेस के केस में इसका पोजीशन हायरर का, इज दैट ऑफ अ बेली, ठीक है, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना कर दे, ठीक है, तो वो ओनर नहीं बनता। और क्योंकि वो ओनर नहीं बनता, ना तो वो ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, सेल में कर सकता है, यहां नहीं कर सकता, ना ही वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, क्योंकि रीसेल करने से ही तो टाइटल आता है। तो ये तीनों पॉइंट साथ में रिलेटेड है, पोजीशन ऑफ द पार्टी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रीसेल। अगर मैं ओनर ही नहीं हूं तो मैं सामान बेचूंगा कैसे, और जब मैं बेचूंगा ही नहीं तो वैलिड टाइटल मिलेगा कैसे। अगर आप जाके इसको ना सेक्शन 32
वो जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट नंबर 3 राइट हैंड साइड ऑफ द पेज में देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें भी वो साफ साफ बोलता है कि अगर हायर परचेस में आपने सामान लिया है ना, तो अगर आपने सामने वाले को गुड फेथ में क्यों ना बेच दिया हो, फिर भी वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा आपको, फिर भी वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा। साफ साफ बोला हुआ है उसमें, साफ साफ एकदम क्लियर कट। ठीक है, आओ सर। उसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर टर्मिनेशन क्या है? बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसको प्राइस पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो हायरर है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है, वो कभी भी गुड्स को वापस रिटर्न कर देगा, रिटर्न करके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा कि हमको और नहीं चाहिए। इसमें मैं एग्जाम्पल देता हूं आदि सर और कालरा सर से गाड़ी लेने का, कि मैंने आदि सर से या कालरा सर से गाड़ी ली, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने वो गाड़ी वापस उनको जब मेरा मन उठ गया मैंने दे दी, या वो किसी दिन आए और मैं अगर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो मेरे से गाड़ी लेके चले जाएंगे, कोई रिस्क नहीं है उनका। लेकिन सेलर का रिस्क होता है सेल के केस में, क्योंकि मान लो अगर अभी पैसा पेमेंट करना बाकी था और मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो बेचारा सेलर हाय अम्मा हाय करते करते मर जाएगा, क्योंकि उसका पैसा लटक गया। इंसॉल्वेंट आदमी से तो पैसा ले ही नहीं सकते, ठीक है, इंसॉल्वेंट आदमी से तो पैसा ले ही नहीं सकते। सर आरटीआई एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे जैसे आपको अगर इंस्टीट्यूट से आप पेपर वापस री इवेल्युएट कराना चाहते हो, जिसमें वो एग्जाम के बाद आईसीएस से, जिसमें वो कुछ करते नहीं, सिर्फ टोटलिंग करके आपको वापस दे देते हैं, तो 500 रुपया लेते हैं। बट वो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई से आप 10 रुपए में अपना पेपर वापस मंगवा सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन 10 रुपए में, मात्र 10 रुपीज में आरटीआई से आप अपना पेपर वापस मंगवा सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। और आप देखोगे मैंने ना इस पे टैक्स की दुनिया के चैनल पर आरटीआई कैसे फाइल करना है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो भी बना है, जिससे मात्र 10 रुपए में आप अपनी कॉपी वापस मंगवा सकते हो, इन 10 रुपीज ओनली, 500 देने की जगह। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी पूरी की पूरा रिजल्ट आपको पीपीटी फॉर्म में देते हैं। पीपीटी में रिजल्ट फ्रॉम आरटीआई, पीपी में रिजल्ट नहीं, पीपीटी में, पीपीटी में पेपर फ्रॉम आरटीआई, पीपीटी में पेपर फ्रॉम आईटीआई, आरटीआई, पीपीटी में पेपर फ्रॉम आरटीआई। पी फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पी फॉर पोजीशन ऑफ पार्टी, टी फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पीपीटी, पी फॉर प्रॉपर्टी, पी फॉर पोजीशन, टी फॉर टर्मिनेशन। पी फॉर प्रॉपर्टी, पी फॉर पोजीशन, पी फॉर टर्मिनेशन। आपके पास पोजीशन है क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है, जिस दिन नहीं रहेगी आपको टर्मिनेट कर देंगे। पी फॉर पोजीशन, पी फॉर पार्टी, पी फॉर प्रॉपर्टी, पी फॉर पोजेशन, पी फॉर प्रॉपर्टी, पी फॉर टी फॉर टर्मिनेशन। पी फॉर पोजीशन, पी फॉर प्रॉपर्टी, पी फॉर टर्मिनेशन। या तो ऐसे भी बोल सकते हो पोजीशन पार्टी टर्मिनेशन, या प्रॉपर्टी पार्टी टर्मिनेशन। पार्टी जिसकी प्रॉपर्टी थी वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी पार्टी जिसकी प्रॉपर्टी थी वो टर्मिनेट हो गया। मे फ्रॉम आरटीआई, आर से आएगा रिस्क, बर्डन ऑफ रिस्क, टी से आएगा ट्रांसफर ऑफ टाइटल, और अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आई से आएगा इंसॉल्वेंसी, और आर से आएगा आपका रीसेल। आर से रीसेल, आर से रीसेल, आर से रीसेल, टी से टाइटल, आई से इंसॉल्वेंसी। आर से रीसेल, टी से टाइटल, आई से इंसॉल्वेंसी। टी पीपीटी में पेपर फ्रॉम आरटीआई। सर पीपीटी एक पर्सन है, एक पार्टी है जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसको टर्मिनेट कर दिया। कहा किसने किया? आरटीआई से किया सर। आरटीआई, आर फॉर रीसेल, टी फॉर ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आई फॉर इंसॉल्वेंसी। ये है सर आपका सेल और हायर परचेस में डिफरेंस। अब इसके बाद वाला जो डिफरेंस बिटवीन है वो काफी इजी है, तो उसमें ना एक्रोनिम बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे हर एक के लिए एक्रोनिम नहीं बनाना कि मतलब एक चीज सीख गए
तो उसको भाई आप बार बार अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी सा है। इजी चीजों के लिए करने का कोई फायदा नहीं, इजी चीजों के लिए जैसे दिया वैसे ही याद कर लें। 3 तो पॉइंट है। जैसे सर सेल और बेलमेंट में फर्क क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि सेल में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ठीक है, जो सामान पहले सेलर का था वो सामान अब बायर का बन जाता है, ठीक है। बेलमेंट में क्या होता है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है, यहाँ पर कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। यहाँ पर जो पार्टी होती है उनका नाम बेलर बेली होता है, बेलर अपना सामान बेली के फेवर में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, मतलब इसको ही हम लोग पहले जब पढ़ाया था आपको, इसी को स्पेशल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। फिर आती है बात सर रिटर्न ऑफ गुड्स की। क्या चीज के बारे में बात आती है? रिटर्न ऑफ गुड्स की। सर सेल के केस में, ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड्स पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो आपने बेच दिया वो वापस थोड़ी ना आ सकता। बायर ने खरीद लिया, अब खरीदने के बाद तो थोड़ी ना बोल सकता है कि नहीं भैया ले लो वापस। अब मेरा मन करे कि नहीं यार क्रेटा ले लिया, मेरे को तो BMW लेना चाहिए, तो मैं थोड़ा ना Hyundai को बोलूंगा कि क्रेटा वापस ले लेने के लिए, और बोल भी बोले थोड़े ना लेंगे, ठीक है। लेकिन बेलमेंट के केस में बेली को गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा। बेलर ने उसको, जैसे मान लो सर हम आइनॉक्स गए पिक्चर देखने के लिए, हमने अपनी गाड़ी दी, अब जब तक मैं आ नहीं जाता वापस पार्किंग में तब तक वो होल्ड करेगा, जैसे ही मैं पार्किंग में आ जाऊंगा उसको मेरी गाड़ी वापस देनी पड़ेगी। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस, जिस काम के लिए बनाया गया था। फिर आता है सर कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन प्राइस है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। फिर आता है सर बेलमेंट। बेलमेंट में क्या बोलता है? द कंसिडरेशन में बी ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस। बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन ग्रेचुटस भी हो सकता है, नॉन ग्रेचुटस भी हो सकता है, दोनों अलाउड है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर अलाउड। मतलब अच्छा, इसमें ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस का मतलब बता दूं थोड़ा सा। ग्रेचुटस का मतलब होता है फ्री और नॉन ग्रेचुटस का होता है पेड, ठीक है। तो कंसिडरेशन में भी फ्री, में ऑल्सो भी पेड, दोनों चीजें हैं। तो कंसिडरेशन प्राइस में ही होगा, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ठीक है। आओ सर आगे बढ़ते। फिर आया सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। अब सोगा खत्म हो गया, अब पार्टनरशिप आया। पार्टनरशिप में सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और कंपनी में है। अब भाई एक बात समझना, ये डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में अगर आया तो इसमें कितने पॉइंट्स है टोटल? 1 2 3 4, सब लोग मेरे से पूछते हैं ये बात, 5 6 7, इसीलिए मैं एड्रेस कर रहा हूं इस वीडियो में। 8 9 10 11, ठीक है, 11 पॉइंट है। तो क्या सर हम लोग 11 पॉइंट पूरे लिखेंगे? द आंसर इज नो। देखो सर, मैक्सिमम जितने नंबर का क्वेश्चन सवाल आ सकता है वो तो 6 होता है, ठीक है। वो भी कोई डिफरेंस बिटवीन तो 6 नंबर का आता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 का, ठीक है। तो अगर 5 का आए तो 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं, और 6 का आए तो 8 पॉइंट से ज्यादा नहीं। तो 11 के 11 पॉइंट आपको नहीं लिखने, ठीक है। तो सर पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? सर सबसे पहला डिफरेंस है लीगल स्टेटस का। पार्टनरशिप में देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और उसको चलाने वाले मेंबर अलग अलग है। फिर आता है एजेंसी। एजेंसी मतलब म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है, वन फॉर ऑल फॉर वन है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी नामक कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो दिया है उस हिसाब से, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वहां पर डिविडेंड मिलता है, वो भी तब अगर पैसे हो तो, ठीक है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया हो तो। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलिमिटेड है, ठीक है। यहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, घर बार बीवी बच्चा जैसे हम बोलते हैं सब बिक जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, वहां पर या तो लिमिटेड बाय शेयर होगा या लिमिटेड बाय गारंटी। हो सकता है अनलिमिटेड हो, लेकिन वो भी तब देनी पड़ती है जब कंपनी डिसॉल्व होती है। लेकिन पार्टनरशिप में तो ये पैसा कभी भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट आया प्रॉपर्टी, ठीक है। सर जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो जॉइंट एस्टेट ऑफ ऑल पार्टनर्स है, ठीक है।
और फर्म की प्रॉपर्टी अलग है, पार्टनर की प्रॉपर्टी अलग है। हाँ, ये बात सही है कि पार्टनर की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाता है फर्म की लाइबिलिटी में एज पर सेक्शन 49, लेकिन वो पहले पार्टनर की ओरिजिनल लाइबिलिटी पे करने के बाद। ठीक है, कंपनी में तो वैसे भी मेंबर की प्रॉपर्टी और लोगों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, उसमें एक दूसरे का कोई हाथ पैर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर पार्टनरशिप फर्म में शेयर बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो सकता सब्जेक्ट टू सेक्शन 29, लेकिन कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। सर प्राइवेट है तो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन पब्लिक में तो फ्रीली ट्रांसफर है। प्राइवेट में भी ना रिस्ट्रिक्शन है, मना नहीं है। कुछ केसेस पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट में जिसमें वो पॉसिबल है, मना नहीं। फिर आता है सर मैनेजमेंट। सर देखो, बिजनेस मैनेजमेंट जो फर्म में होता है वो पार्टनर द्वारा ही किया जाता है। जो पार्टनर्स होते हैं ना, वही बिजनेस मैनेज करते हैं। लेकिन कंपनी के केस में मेंबर्स नहीं मैनेज करते। मेंबर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं मीटिंग करके, और वो डायरेक्टर बिजनेस को मैनेज करता है। जब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वाइंडिंग अप की बात आई, धंधा बंद करने की, पार्टनरशिप फर्म किसी भी समय डिसॉल्व किया जा सकता है अगर सारे पार्टनर अग्री करें तो। लेकिन कंपनी में आपको एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा। वो सेंटेंस है ना, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय लॉ ओनली। अब ये ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ मेंबरशिप। देखो सर, पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा, कंपनीज एक्ट में लिखा है। इनफैक्ट ये कंपनी रूल्स में लिखा है, जो कि है 50। कंपनीज एक्ट में कितना लिखा है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 464 में लिखा है 100 और रूल्स में लिखा है 50। ठीक है, मतलब क्या है, 100 इज द अपर लिमिट, 100 को एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन 50 तक रहेगा। ठीक है, 50 तक रहेगा। अब प्राइवेट कंपनी में क्या है, प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब 200 तक मैक्सिमम है। पब्लिक में तो वैसे भी कोई लिमिट नहीं है और ओपीसी में लिमिट है 1। ठीक है, तो लिमिट्स तीनों की कंपेयर कर लिया। फिर अब एग्जिस्टेंस पे आया तो देखो सर, पार्टनरशिप फर्म में अगर डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर के डेथ पर या किसी भी पार्टनर के सॉल्वेंसी, इनसॉल्वेंसी पर द पार्टनरशिप फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी एंजॉय करता है जिसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी विल कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द मेंबर्स आर अलाइव और नॉट। हम्म। एमडी ऑफ एलए पीपल, लॉस एंजलिस पीपल, पीपल बोलता ना, पीपल्स ईट्स वॉर्म्स, वो खाता है ना, चाइना वाइना में नहीं देखा है। तो एमडी ऑफ एलए पीपल ईट्स वॉर्म्स, एमडी ऑफ एलए पीपल ईट्स वॉर्म्स, जिसमें एलए क्या है, एल फॉर लीगल स्टेटस, ए फॉर एजेंसी। ठीक है, एमडी क्या है, एमडी क्या है, क्या हो जाता है आजकल ये जब से गुड नोट्स अपडेट हुआ है ना, इसके अपडेट के बाद ना सिस्टम बहुत वो हो गया है।
आइए, हाँ तो एमडी क्या होगा सर, एम फॉर मैनेजमेंट, क्योंकि एमडी क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है, और मैनेजमेंट एक समय तक करता है, तो डी से ड्यूरेशन। देखो एकदम लॉजिकल है भाई, एकदम लॉजिकल। एमडी एक कंपनी का समय तक ही तो रहता है, तो एमडी ऑफ एलए पीपल, एम हो गया मैनेजमेंट, एमडी का काम है मैनेजमेंट, और डी से क्या, ड्यूरेशन, कब तक करता है, एक समय तक करता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजमेंट ड्यूरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर की भी ड्यूरेशन होती है ना मैनेजमेंट की, तो एमडी मैनेजमेंट ऑफ, एमडी ऑफ एलए पीपल, एल फॉर, अब ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ये कंपनी से अलग होता है ना, तो इसका लीगल स्टेटस, एल फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर एजेंसी, एल फॉर लीगल स्टेटस, ए फॉर एजेंसी। पीपल, पीपल का पहला पी प्रॉफिट, पीपल का पहला पी प्रॉफिट, पीपल का दूसरा पी प्रॉपर्टी, और पीपल का नेक्स्ट एल लाइबिलिटी, पीपल प्रॉफिट लाइबिलिटी, प्रॉफिट लाइबिलिटी प्रॉपर्टी, पीपीएल, पीपल प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉपर्टी लाइबिलिटी, ठीक है, पीपीएल प्रॉफिट प्रॉपर्टी लाइबिलिटी, पीपल, पीपीएल प्रॉफिट प्रॉपर्टी लाइबिलिटी, ईट्स वॉर्म्स, ईट्स वॉर्म्स, WORMS, वॉर्म्स, जिसमें W आता है सर, W फॉर वाइंडिंग अप, W फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है, O से कुछ नहीं है, O से कुछ नहीं है, O से कुछ नहीं है, W फॉर वाइंडिंग अप, S फॉर शेयर्स, ठीक है, W फॉर वाइंडिंग अप, S फॉर शेयर्स, R फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और M फॉर मेंबरशिप। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, वाइंडिंग अप, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ना इसलिए पेज में ऊपर नीचे हो रहा है, उसके लिए सॉरी, रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, आप लोग भी मेरे साथ बोलो, हाँ ऐसा चुप मत बैठो भाई, ऐसा चुप बैठने से नहीं होगा, शेयर्स, थोड़ा आतंक फैलाओ भाई, मतलब आतंक इन द सेंस नॉट दैट आतंक, आतंक इन द सेंस स्टडी वाला आतंक। आओ सर, एमडी ऑफ एलए पीपल ईट्स वॉर्म्स, कीड़ा खाता है या कीड़ा, ठीक है, उसके बाद एल ए आया, एल से क्या था सर, एल से क्या था, लीगल स्टेटस, मतलब वही सेपरेट लीगल एंटिटी, ए से एजेंसी, फिर पीपल के पी से प्रॉपर्टी, ठीक है, पी से प्रॉफिट, एल से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पीपीएल, डब्ल्यू के डब्ल्यू से वाइंडिंग अप, ठीक है, आर से रजिस्ट्रेशन, आर से रजिस्ट्रेशन, एम से एम से एम से एम से एम से मेंबरशिप, और मेंबर्स को मिलेंगे शेयर्स, हो गया। अब इनमें से एग्जाम में कोई भी साथ लिख देना उठा के, पहले ऊपर ना जैसे ही क्वेश्चन आया, इन केस आया तो सबसे पहले ऊपर ना हेडिंग में लिखना एमडी, पेंसिल से लिखना एमडी ऑफ एलए पीपल ईट्स वॉर्म्स, अब उससे एक एक करके तार खींच देना, बेसिस बन जाएगा, अंदर का मटेरियल अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आईसीआई वाला खुश हो जाएगा कि बेसिस तुमने किताब से ही लिखे एकदम। नेक्स्ट पार्टनरशिप एंड क्लब, ठीक है, इसका तो पहले ही हम लोग, सूखा पड़ने को क्या बोलते हैं, ड्राइड बोलते हैं, अरे सूखा पड़ने को ड्राइड बोलते हैं, तो ये डिफरेंस बिटवीन बहुत ही ड्राइड है, डी से डेफिनेशन, आर से रिलेशनशिप, आई से इंटरेस्ट, डी से डिसोल्यूशन, बहुत ही सूखा पड़ गया है ये, इसमें थोड़ा पानी डालो। तो सर पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो हम लोग ने की है क्या मुद्दे के लिए, कि भैया प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। क्लब ऑन दी अदर हैंड वो एक एसोसिएशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया, वो किसी पर्पस के लिए, जैसे हेल्थ इंप्रूव करना है या रिक्रिएशन एक्टिविटी, जैसे घर के बाहर ये क्लब अब नहीं होते जहां पर वो लोग भाई पूरा दिन लूडो लूडो खेलते रहते हैं, ठीक है, वो सारे क्लब की बात कर रहा हूं। फिर आती है रिलेशनशिप, नॉटी बॉय, संबंध, तो रिलेशनशिप की जब बात आती है
तो पार्टनरशिप में आप लोगों को लगता होगा सर रिकॉर्डिंग में भी एंटरटेन कर लेते हैं। भाई मैं ऐसा आदमी हूं, मैं खुद को एंटरटेन कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरे को एंटरटेन करे, मैं सेल्फ एंटरटेन हूं। मैं रिकॉर्डिंग में भी एंटरटेन कर लूंगा। अभी भी मेरे को पता है जो लोग नीचे चैट में देख रहे हैं ना, वो लोग एक्सडी 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 डाल रहे हैं इस चीज पर। ठीक है, आई कैन सी इट। आओ सर। तो सर जब रिलेशनशिप की बात आती है तो पर्सन्स फॉर्मिंग पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स, उनको पार्टनर बुलाया जाता है। लेकिन क्लब में ना वो लोग मेंबर होते हैं, उनको एक दूसरे से ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। इंटरेस्ट इन पार्टनर को पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसका पैसा लगाया उसमें। लेकिन मेंबर्स ऑफ द क्लब को कोई इंटरेस्ट नहीं। वो खेला, क्या बोलते हैं, बैडमिंटन, रैकेट फेंक दिया उठा के। टेबल टेनिस खेला, रैकेट फेंक दिया। ठीक है, उनको क्लब की प्रॉपर्टी में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता। अब जब डिसोल्यूशन की बात आती है, ठीक है, अगर पार्टनर्स चेंज होते हैं, अगर पार्टनर्स चेंज होते हैं, चेंज इन पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ये क्या चीज को अफेक्ट करता है, ये फर्म की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है। लेकिन यहां पर अगर क्लब में चेंज होते हैं तो उससे एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता सर? लॉजिकल बात है, क्योंकि मेंबर तो मेंबर आए मेंबर गए थोड़ी ना। दो, अब एक पिक्चर है टार्जन द वंडर का, उसमें क्या होता है, चार लोग दोस्त होते हैं साथ में। ठीक है, अब उन लोगों ने, चार लोगों ने मिलकर एक क्राइम किया होता है। ठीक है, किसी की डिजाइन चोरी कर ली होती है, फिर उसको मरवा देते हैं। ठीक है, गाड़ी की। अब क्या होता है, मतलब लॉजिकल वाली बात बता रहा हूं। अब हुआ क्या कि सडनली फिर क्या होता है कि उनमें से कोई एक दोस्त की डेथ हो जाती है। तो बाकी लोग आते हैं उसके चौथे पे रोते हैं, फिर नेक्स्ट बोलते हैं अबे रो तो लिया, चल अब पार्टी करते हैं, चल के 31 दिसंबर। तो क्लब के लोगों को ना जनरली क्लब के लोगों, दूसरे लोगों में या क्लब की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बेटा मेरे को जस्ट 1 मिनट देना, तब तक आप ड्राइड को 2-4 बार बोलो। डी फॉर डेफिनेशन, डी फॉर डेफिनेशन, आर फॉर रिलेशनशिप, आई फॉर इंटरेस्ट, जी फॉर डिसोल्यूशन। ड्राइड, ड्राइड।
हाँ बच्चों, अरे बेटा वो आपका डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिव लेके आ रहे थे थंबनेल, वरना हो नहीं पाता क्लास अपलोड। बस वही में लगे हुए थे, अब हो गया। चल अब इसको खत्म करते हैं। आई होप आपने ड्राइव कर लिया है, DRIED। क्या होता है ड्राइव सर? D फॉर डेफिनेशन, R फॉर रिलेशनशिप, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिसोल्यूशन। तो ड्राइड हो गया, ठीक है, सूख गया, सब सूख गया सर। सब सूख गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। अब आया सर पार्टनरशिप और HUF में। देखो सर, पार्टनरशिप और HUF में तो आज तक कभी डिफरेंस बिटवीन पूछा नहीं गया। क्यों सर? उसका एक बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है? वो आपसे ऐसे डिफरेंस बिटवीन पूछता ही नहीं है पेपर में, ये समझना है आपको पास्ट ईयर्स देख के, जिसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और फिर उनको लिखना पड़ता है any5 any कुछ या ऐसा। अगर वो आपका टाइम नहीं वेस्ट कराना चाहते, जैसे अगर आप इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुको रुको, अभी ये खत्म नहीं हुआ, 11 12, टोटल 12 डिफरेंस बिटवीन है। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मैं क्या करूंगा इस, क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन की सीरीज है, मैं आपको पढ़ा सारे पॉइंट दूंगा, ठीक है, रिवाइज भी करवा दूंगा, लेकिन मैं इसका कोई एक्रोनिम नहीं बनाने वाला, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन द एग्जाम, ठीक है। तो आप ध्यान से पूरी एक्सप्लेनेशन सुनो, आना तो है नहीं इसको, बट एक बार ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुन लो। सर सबसे पहली बात आती है पार्टनर, इसमें से सिर्फ any6 या any7 देख के जाएंगे बस, ठीक है। सर पार्टनरशिप जो क्रिएट होती है ना, वो अग्रीमेंट से क्रिएट होती है, ठीक है, क्रिएशन में। लेकिन जो हिंदू फैमिली बिजनेस है वो बाय बर्थ क्रिएट होता है। पार्टनरशिप में अगर कोई मेंबर मर गया तो मतलब ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है। लेकिन HUF में अगर कोई मेंबर मर गया तो उससे HUF बंद नहीं होता। अब क्या होता है, अगर वो करता होता है ना तो कोई और उसकी जगह ले लेता है, कभी बंद नहीं होता। फिर आता है सर अथॉरिटी टू बाइंड। एवरी पार्टनर के पास ये पावर है कि वो अपने एक्ट के लिए फर्म को बाइंड कर सकता है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। लेकिन HUF में ऐसा नहीं है। HUF में क्या है, सिर्फ कर्ता बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है, फैमिली बिजनेस को, और बाकी सारे मेंबर सपोर्ट में रहते हैं। यहां पर भी अगर आप मैनेजमेंट देखो तो पार्टनर सारे इक्वली मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को, लेकिन HUF में सारा काम करता ही करता है। फिर आया सर लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप में द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर है वो अनलिमिटेड होता है। इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, ठीक है। यहां पर कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बस, ठीक है। फिर आया सर कॉलिंग फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही ऑल्सो सीक्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब यहां पर क्या है सर, पार्टनर ना केस कर सकता है फर्म पर, ठीक है, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, की धंधा बंद करे, लेकिन या और बुक्स का क्लोजर मांग सकता है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा है कि एक बार बिजनेस बट गया, ठीक है, उसके बाद आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते। गवर्निंग लॉ जो पार्टनरशिप का है वो 1932 है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का गवर्निंग लॉ हिंदू लॉ के हिसाब से होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट उसको बोलते हैं। जो माइनर होता है वो पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर बन ही सकता है, ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, लेकिन वो पार्टनर नहीं होता है, सिर्फ बेनिफिट के लिए ला सकते हैं। मतलब पार्टनर का नाम नहीं होगा, ऐसे समझ लो कि हमने आपको काम पर रखा हुआ है, ठीक है, पार्ट टाइम। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में माइनर बिकम्स अ मेंबर ऑफ द एंसेस्ट्रल बिजनेस सिंस इंसिडेंस ऑफ, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मेंबरशिप आ जाती है। अब कंटिन्यूटी ना फर्म के केस में बहुत ज्यादा नहीं होती, क्यों? क्योंकि एक भी पार्टनर मरा तो बिजनेस बंद। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी होती है टिल वो डिवाइड ना हो जाए। फिर आया सर नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में तो 50 का रिस्ट्रिक्शन है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ख्वाहिश, अनलिमिटेड है वहां। फिर एक्सडी हो रहा है, पढ़ाई करो। शेयर इन बिजनेस ऑफ द फर्म। इन अ पार्टनरशिप हर पार्टनर का डेफिनेट शेयर है, लेकिन HUF में क्या है, मान लो 5 लोग हैं,
ठीक है। अब एक बच्चा पैदा हुआ, सब लोग ऊपर ऊपर से तो खुश है, वाह बेटा हुआ, अंदर ही अंदर सोचा रही यार प्रॉपर्टी का और एक हिस्सेदार आ गया। ठीक है। लेकिन यही चीज पार्टनरशिप में नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में सब चीज अग्रीमेंट से पहले ही डिफाइंड है। फिर आया सर पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप ये इंपॉर्टेंट है। भैया आप लोग एक कार्टून देखते होंगे, ठीक है, आप लोग एक कार्टून देखते होंगे बचपन में, फ्लिंटस्टोन कार्टून आता था, फ्लिंटस्टोन। वो कहानी था, स्टोन एज के जमाने का कार्टून था। ठीक है, स्टोन एज के जमाने का कार्टून था। उसमें सब चीज, और गूगल कर लेना जिन लोगों को ये कार्टून नहीं पता। ठीक है, फ्लिंट स्टोन कार्टून था। उसमें सब कुछ पत्थर का होता था, घर पत्थर का, गाड़ी पत्थर की। अब गाड़ी में क्या था, ऐसे गाड़ी पत्थर की बनाई, अब गाड़ी उठा के वो छतर या गाड़ी उठा के भागते थे। ठीक है, तो फ्लिंट स्टोन कार्टून का नाम था। तो वहां से मेरा भी आता है फ्लिंट। ठीक है, फ्लिंट स्टोन, फ्लिंट स्टोन। तो फ्लिंट स्टोन में से एफ से आ गया फॉर्मेशन, ठीक है, आई से आ गया इंप्लाइड एजेंसी, एन से आ गया नेचर ऑफ इंटरेस्ट, और टी से आ गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप फर्म में को एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी पार्टनरशिप बनती है। डीड में बी एक्सप्रेस और में बी इंप्लाइड। लेकिन को ओनरशिप के केस में वो इनहेरिटेंस से बनती है, वहां पर कोई डीड नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं और मेरा भाई है, दादाजी गए, दादाजी ने एक प्रॉपर्टी मेरे और मेरे भाई के नाम पर कर दी। इंप्लाइड एजेंसी पार्टनरशिप में होती है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनरशिप में ऐसा नहीं है। कल को मेरा भाई कोई उल्टी सीधी हरकत कर दिया या मैंने कर दिया, हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को पार्टनर्स की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉसेज उसी से कमाते हैं, बिजनेस से। को ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि को ओनरशिप में प्रॉफिट लॉस शेयर हो भी ना, हम और मेरा भाई मिलके एक जमीन ओन करते हैं, बस ओन करते हैं, कोई बिजनेस नहीं, कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में मैं अपना इंटरेस्ट अगर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरे को बाकी पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ती है अंडर सेक्शन 29। लेकिन को ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना हिस्सा दूसरे को बिंदास ट्रांसफर कर सकता हूं। तो सर ये क्या हो गया, फ्लिंट स्टोन, एफ फॉर फॉर्मेशन, एफ फॉर फॉर्मेशन, एल से कुछ नहीं, आई फॉर इंप्लाइड एजेंसी, एन फॉर आई फॉर इंप्लाइड एजेंसी, एन फॉर नेचर ऑफ इंटरेस्ट, और टी फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मतलब दो पॉइंट तो इंटरेस्ट से ही है, एक नेचर एक ट्रांसफर। ठीक है, तो फ्लिंट स्टोन, और देखो दोनों के पहले आई है, तो आई से इंटरेस्ट, जो एन और टी से ट्रांसफर है, नेचर और इंटरेस्ट। ठीक है, तो एफ से फॉर्मेशन, आई से इंप्लाइड एजेंसी, फिर आई से मेरे को याद है इंटरेस्ट भी था, तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, फ्लिंट स्टोन। ठीक है, अब ये डिफरेंस बिटवीन जीवन में एक्सपेक्ट मत करना कि आपको पूछेंगे कि पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसीलिए ये मी बोल रहा हूं कि आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। हालांकि आईसीआई ने कभी कभार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी है, तो क्या पता ये आ जाए। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप भी एक एसोसिएशन है, लेकिन वो एसोसिएशन किस लिए बना है, बिजनेस करके पैसा कमाने के लिए। आपने पार्टनरशिप के टॉपिक में सेक्शन नंबर 4 जाके चेक करना, वो क्लियरली बोलता है दैट पार्टनरशिप इज ओनली फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ गेन्स। लेकिन जब एसोसिएशन की बात आती है, एसोसिएशन किसी सोशल कॉज की वजह से बना। ठीक है, यहां पर कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई इंटेंशन नहीं है कि साथ में मतलब प्रॉफिट कमाएं या बिजनेस करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए बना है, ये सिर्फ और सिर्फ बना है फॉर द पर्पस ऑफ, एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ बना है फॉर द इंटेंशन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल क्या है, पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, एसोसिएशन में चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया गया, चैरिटी करने के लिए। अब आया हमारा डिफरेंस बिटवीन का लास्ट टॉपिक, एकदम आखिरी। ठीक है, एकदम लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट। ठीक है, जो कि है भैया LLP। लेकिन उससे पहले हमारा एक और छूट रहा था। ओके ओके, एक और छूट रहा था, तो इसका तो एक्रोनिम हम लोग ने पहले भी बनाया हुआ है कि काऊ बनाएगी, काऊ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
FST, काउ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका तो एक्रोनिम हम लोग ने पहले रेगुलर क्लास में ही बना के रखा हुआ था, सो विल नॉट चेंज इट, इट इज काउ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये डिफरेंस बिटवीन, देखो जो डिफरेंस बिटवीन 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट का है ना, उसके ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। मैं क्या बोल रहा, जो डिफरेंस बिटवीन 5 6 7 पॉइंट्स का है, ठीक है, इवन 8 पॉइंट्स का है, they have the maximum frequency of being asked in the exam। सबसे ज्यादा चांसेस है कि यही वाला पूछा जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले आया सर कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। सी सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो रहा है, आपका धंधा बंद हो रहा है, योर बिजनेस इज गेटिंग क्लोज्ड, आपका बिजनेस का क्लोजर हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका बिजनेस अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और बिजनेस इज नॉट क्लोजिंग। बात समझना है, आपका सिर्फ पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है, बिजनेस नहीं कहीं जा रहा, ठीक है, बिजनेस नहीं बंद हो रहा, बस पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। फिर आता है सर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है बोरिया बिस्तर बांधना, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में वाइंडिंग अप होता है, यहां पर एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी को चुकाया जाता है, ठीक है। यहां क्या बोलता है, रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आपको याद हो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपका टीचर ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है, हम तो इसको ऐसे याद करवाते हैं, देखो एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। स्पेलिंग किसका बड़ा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो बड़ी बात है, उसमें बिजनेस बंद हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का स्पेलिंग छोटा है, वो छोटी बात है, उसमें पार्टनर्स के बीच में चीजें बदल रही हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब चीजें बदल रही होती है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, अकाउंट्स के पेपर में, एग्जाम भी है तो याद तो हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, जहां पर आप क्या चीजें चेंज कर रहे होते हो, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस। फिर आता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सर जो फर्म है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है क्या चीज पर, कोर्ट ऑर्डर पर, ऑन कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, जो फर्म है उसको डिसॉल्व कर दिया जा सकता है कोर्ट ऑर्डर पर, ठीक है, अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का कोई अहमियत नहीं होती। इमेजिन एक पार्टनर रिटायर करना चाहता है, उसको बोल रहा है कोर्ट से पूछ के, अरे बोलेगा भाई ये तो मेरा डिसीजन है। या एक पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, सारे पार्टनर अग्री हो रहे हैं लेकिन बोल रहा है जाओ कोर्ट से पूछ के आओ, ऐसा थोड़ी ना होता। फिर आता है सर स्कोप, ठीक है, स्कोप, स्कोप में पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो रहा है तो उसमें पार्टनरशिप का बंद होना म्यूचुअली इंक्लूसिव है, ठीक है। मतलब इफ द बिजनेस इज गेटिंग क्लोज्ड, ऑब्वियसली रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स भी तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मान लो अगर एक पार्टनर एडमिशन हुआ, या एक पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ, ठीक है, या एक पार्टनर का एक्सपल्शन हुआ, इससे पार्टनरशिप फर्म बंद थोड़ी ना होता है। इवन सर अगर डेथ और इंसॉल्वेंसी भी हुआ है लेकिन डीड में लिखा है दैट द पार्टनरशिप कैन कंटिन्यू, तो इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर डीड में कुछ नहीं लिखा, डीड चुप है खामोश है, अगर चुप और खामोश है तो उस केस में आपका डेथ और इंसॉल्वेंसी अगर किसी एक पार्टनर का भी हुआ तो फर्म बंद करना पड़ेगा। फिर आया सर फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दी जाती है, मतलब किताबें बंद हो जाती है, ठीक है, मतलब ऑल द बुक्स आर सेटल्ड। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे बुक्स बंद होने का बात ही नहीं, क्योंकि बिजनेस तो अभी चल रहा है। काउ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सी इज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, ओ इज फॉर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डब्ल्यू इज फॉर वाइंडिंग अप। काउ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी फॉर कंटिन्यूएशन, ओ फॉर ऑर्डर, डब्ल्यू फॉर वाइंडिंग अप। उसके बाद आता है बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफ फॉर फाइनल क्लोजर ऑफ बुक, एस फॉर स्कोप, एफ फॉर फाइनल क्लोजर ऑफ बुक, एस फॉर स्कोप, ठीक है। तो ये हो गया सर काउ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। अब लास्ट एक्ट जिसमें डिफरेंस बिटवीन आता है एलएलपी के केस में। अब देखो सर यही मैं बोलता हूं, अब यहां पर अगर आप देखो 15 डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है और लिटरली कभी नहीं आया है। उन्होंने तुमको पूछा क्या है
कि एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस है, जिसमें सिर्फ 8 पॉइंट है। इसीलिए 5, 6, 7, 8 पॉइंट वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं, वो मतलब जितने भी डिफरेंस बिटवीन है, उनको ध्यान से देखना। ठीक है, आइए सर, एलएलपी में रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? एलएलपी एक्ट 2008, पार्टनरशिप में 1932। क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ सर। पार्टनरशिप नहीं। अगर क्या एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ। पार्टनरशिप में नहीं। क्या लीगल प्रोसेस से बनाया जाता है? क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? एलएलपी में हाँ, पार्टनरशिप में ना। परपेचुअल सक्सेशन, अगर एलएलपी का कोई मेंबर मर गया तो भी क्या एलएलपी कंटिन्यू करता है? हाँ सर, चलेगा चलेगा। बट यहां पर सर, अगर कोई पार्टनर का डेथ या इंसेनिटी हो जाए, नहीं चलेगा, बिकॉज इफ एनी पार्टनर डाइज, ठीक है, अगर डीड साइलेंट है, देन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड, खेला खत्म। नेक्स्ट आया नेम। सर, एलएलपी को अपने नाम के पीछे एलएलपी लिखना पड़ता है, या शॉर्ट में या पूरा। पार्टनरशिप फर्म को ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो उसको अपने नाम के पीछे सिर्फ रजिस्टर्ड लिखना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 59। ठीक है, फिर आया लाइबिलिटी। सर, हर पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, कहां तक? जितना उसने कंट्रीब्यूट किया, मतलब जितना अमाउंट उसने कैपिटल की तरह वो लेके आया, उतनी तक उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब अगर ए, बी और सी 3 पार्टनर और मिस्टर ए ने सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उनकी लाइबिलिटी 2 लाख तक लिमिटेड है, 2 लाख से ज्यादा उनसे ले नहीं सकते। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर विलफुल फ्रॉड, वो आता है सेक्शन नंबर 30 में, जहां पर अगर एक कोई पार्टनर विलफुल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, एलएलपी मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में। म्यूचुअल एजेंसी का यहां पर एंड्रॉइड 2.0 है, मतलब दोनों में म्यूचुअल एजेंसी है। फर्क क्या है? पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर की एक्टिविटी के लिए बाकी पार्टनर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल होते हैं, एज पर सेक्शन 25। ठीक है, एलएलपी में हर पार्टनर बाकी पार्टनर का नहीं, एलएलपी का एजेंट है। सो एज पर सेक्शन 26 ऑफ एलएलपी, उसकी एक्टिविटी के लिए पार्टनर नहीं, फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड एज पर 25 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर की एक्टिविटी के लिए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां 25 है, यहां 26 है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट तो भैया एलएलपी में ही है, उधर तो है ही नहीं। तो यहां पर कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? एटलीस्ट 2, और इनमें से एक पार्टनर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। फिर बात आती है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब स्टैंड। ठीक है, अब कॉमन सील की जब बात आती है, हम लोग बोलते हैं कि एलएलपी के केस में, एलएलपी के केस में कोई कॉमन सील की रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्टनरशिप के केस में कॉमन सील चाहिए। लीगल कंप्लायंसेस की जब बात करें, ठीक है, तो ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहां पर सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है लीगल कंप्लायंसेस के, इसलिए एलएलपी का। और बगल वाले पार्टनरशिप फर्म में तो ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। फिर आती है एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। यहां पर सेक्शन 34 और 35 याद करिएगा एलएलपी का। यहां पर आपको एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न तीनों देना होता है। एनुअल रिटर्न की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, तो वो 60 डेज में देना होता है। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल स्टेटमेंट एस से शुरू होता है, तो ये आप 6 मंथ्स तक दे सकते हैं। याद करा रहा हूं, पुरानी बात है। यहां पर सर लेकिन पार्टनरशिप में कोई एनुअल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की होती नहीं है, आपको फाइल करने की जरूरत नहीं। फिर आती है सर फॉरेन पार्टनरशिप। फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम पार्टनर इन एन एलएलपी। जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं ना, जो बाहर वाले होते हैं, वो इंडिया के एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, पर यहां पर फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम, मतलब बाहर से अगर कोई मान लो रशिया से एक खूबसूरत सा पार्टनर इंडिया के एलएलपी में पार्टनर बनना चाहता है, बन सकता है। एक पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहता है, नहीं बन सकता। माइनर एज अ पार्टनर, क्या माइनर को हम लोग एलएलपी में एडमिट कर सकते हैं बेनिफिट के लिए भी? आंसर इज नो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में आंसर इज यस। पार्टनर तो दोनों जगह नहीं बन सकता, लेकिन बेनिफिट के लिए आप एटलीस्ट उसको एलएलपी में ला सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में ला सकते हैं। अब एलएलपी और एलएलसी में डिफरेंस, ये डिफरेंस आता है एग्जाम में। ये डिफरेंस आता है एग्जाम में।
देखो सर, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एमआरआई, ठीक है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एमआरआई, ठीक है। तो ये जो एमआरआई होता है ये लोगों का किया जाता है, इसको बेसिकली ब्रेन स्कैन बोलते हैं, जिसमें आप एमआरआई देखते हो, ठीक है। तो ये एमआरआई किसका किया गया है? ये एमआरआई किया गया है, एमआरआई के लिए नाम दिया गया है मनोज का। मनोज जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके एमआरआई होना है, उसका एमआरआई होना है। नेम्ड मनोज नेम्ड एमआरआई के लिए, मनोज का नाम दिया गया है एमआरआई के लिए। मनोज जो है एमडी हैज बीन नेम्ड फॉर एमआरआई के लिए, ठीक है। मनोज जो एमडी है उसको नेम किया गया है एमआरआई के लिए। मनोज हु इज एन एमडी हैज बीन नेम्ड फॉर एमआरआई के लिए, ठीक है। कैसे सर? ये वाला थोड़ा चैलेंजिंग था। मनोज, एम फॉर मेंबर्स एंड पार्टनर्स, जो एमडी है, एम फॉर मैनेजमेंट, डी फॉर डेसिग्नेटेड पार्टनर, नेम्ड का एन से नेम, एमआरआई का नंबर ऑफ पार्टनर्स या मेंबर्स, आर का हो गया तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट, आई का हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, और एल से हो गया लायबिलिटी। अभी नेक्स्ट पेज में दिखा दूंगा। मनोज जो है एमडी हैज बीन नेम्ड फॉर एमआरआई के लिए, मनोज जो है एमडी हैज बीन नेम्ड फॉर एनआरआई के लिए। मनोज जो है एमडी हैज बीन नेम्ड फॉर एमआरआई के लिए। अभी लास्ट में बताऊंगा इन लेक्चर्स को आपको देखना कैसे। मनोज हैज बीन नेम्ड एमआरआई के लिए, ठीक है। आओ अब इसमें मनोज को किस लिए नेम किया गया? मनोज को नेम किया गया एमआरआई के लिए। तो एम हो गया सबसे पहले मेंबर्स, ठीक है। फिर दूसरा एम हो गया मैनेजमेंट, क्योंकि एमडी क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। डी क्या हो गया? डेजिग्नेटेड पार्टनर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। नेम्ड का हो गया नेम, एमआरआई का एम हो गया, क्या बोलते हैं, एमआरआई का एम हो गया नंबर ऑफ पार्टनर्स, मेंबर्स का नंबर, ठीक है। आर हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, ये कौन से एक्ट के तहत है? आई हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, और एल हो गया लायबिलिटी। खत्म। मनोज जो एमडी है हैज बीन नेम्ड फॉर एमआरआई के लिए, मनोज जो एमडी है हैज बीन नेम्ड फॉर एमआरआई के लिए। आ जाओ सर। एलएलपी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 2008। एलएलसी का है कंपनीज एक्ट। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू द एलएलपी आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। लेकिन जो लोग कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको मेंबर्स बुलाते हैं। जो इंटरनल स्ट्रक्चर एलएलपी का होता है उसकी गवर्नेंस अग्रीमेंट के हिसाब से होती है, और अग्रीमेंट नहीं है तो शेड्यूल 1। लेकिन एलएलसी में पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है। एलएलपी के नाम के पीछे या तो एलएलपी शॉर्ट में या लॉन्ग में लिखते हैं। कंपनी में अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो पीवीटी एलटीडी, पब्लिक लिमिटेड है तो एलटीडी, और अगर ओपीसी है तो ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स एंड पार्टनर, देखो मिनिमम 2 है, लेकिन एलएलपी का कोई मैक्सिमम कहीं लिखा नहीं हुआ, तो मैक्सिमम कैन बी एनी लिमिट। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, और ओपीसी में तो मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर एंड पार्टनर, देखो सर एलएलपी में दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है, माइंड यू, कंपनी में भी एलएलपी में भी, नेचर में फर्क है। एलएलपी में जो लाइबिलिटी लिमिटेड है वो कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड है, जितना पैसा उन्होंने लगाया। मेंबर के केस में जो लाइबिलिटी है वो
अनपेड अमाउंट जितना कैपिटल पर बचा है वहां तक लिमिटेड है, तो दोनों में फर्क है। मैनेजमेंट, एलएलपी का बिजनेस का कारोबार का मैनेजमेंट सारे के सारे मेंबर्स देखेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स देखते हैं, बट हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ऑथराइज किया गया है कोई पर्टिकुलर काम के लिए। देखो लाइबिलिटी तो डेजिग्नेटेड की है ना, अल्टीमेटली अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो बेचारा डेजिग्नेटेड की है, तो हर अफेयर में उसका तो पार्टिसिपेट होना जरूरी है। लेकिन कंपनी के केस में सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सर अब डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात आती है तो मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 चाहिए, जिसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए फॉर 120 डेज इन द प्रीवियस। लेकिन प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 3। इसी के साथ डिफरेंस बिटवीन की पूरी सीरीज खत्म हुई। लेकिन इसको आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। इसमें टोटल में सर, इसमें टोटल में 3 क्वेश्चन, तीन पार्ट है। इसमें टोटल में 3 पार्ट है, ठीक है। 1 2 3, इसमें 3 पार्ट है, ठीक है। अब ये जो 3 पार्ट है, ये तीनों पार्टों को आपको देखना कैसे है। अभी जैसे ही मैं ये पार्ट अपलोड करूंगा, अगर आपके पास रात तक में टाइम हो तो इसको देख के खत्म करिए, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम डे जिस दिन है ना, जो फर्स्ट सेकेंड तारीख को जो एग्जाम है सेकेंड को, उस दिन इन लेक्चर्स को ना 1.5x या 2x की स्पीड में उस दिन देख लेना, सुबह सुबह, ठीक है। तो जितने डिफरेंस बिटवीन और एक्रोनिम है ना, वो दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ जाएगी, ठीक है। तो अब ये लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ। आई होप आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी, चलनी भी चाहिए, ठीक है। सब टीचर्स ने बहुत मेहनत की आपके ऊपर, और रेडी रहिएगा सर। अकाउंट्स तो आप आज कर लेंगे, 31 तारीख को नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा। 31 तारीख को मेरा ब्रह्मास्त्र शुरू होगा, 6 बजे मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा, ठीक है, स्ट्रैटेजी दूंगा। और 7 बजे से जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा मेरा लास्ट हैंड होल्डिंग आपके साथ। शुरुआत से लेके एंड तक हर सफर में मैंने आपका हाथ पकड़ा है, अब बारी आपकी है। लाइव आएंगे, सब आएंगे, और साथ में हम लोग इंडिया को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर।